हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम इसके मेन पॉइंट पे ध्यान देंगे, जो कि मेरा बहुत जरूरी है, और इसी का प्रयोग करके मेरा जो भी प्रश्नावली होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इन सभी को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रश्नावली को प्रस्थान करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1। एक और पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन का, उसमें हम बताएंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। ये देखिए, फर्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसा कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो गिनती की जो भी संख्या होगा वो मेरा प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये मेरा +1 +2 +3 +4, इसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ देखिए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, n है, तो हम इसको n से डिनोट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। 1 2 3 4, ऐसे करते करते आप बहुत सारे संख्याएं ले सकते हैं। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ये मेरा अनंत तक जाएगा। ठीक है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा इतना ही जगह था, इसलिए मैंने 1 2 3 और 4 ही लिया है। आप चाहे तो जितना मन करे उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है जी, ये देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा था अभी प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब हम इसमें 0 शामिल कर लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं और इसको हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ देखिए ये W से शुरू है तो हम इसको W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरा शुरू होगा, ये मेरे कहाँ से शुरू था, 1 2 3 4 यहाँ से शुरू था। तो ये जो पूर्ण संख्या है उसमें हम सिर्फ 0 को जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, आप जहां तक चाहें वहां तक लिख सकते हैं। अब 0 का जरूरत क्यों पड़ा, 0 कोई कारण से ही बना होगा। 0 किस लिए बना, सपोज करिए कि हमारे पास 1 रुपया होता है तो हम 1 से दर्शा लेते हैं उसे, और 2 रुपया रहता है तो 2 से दर्शा लेते हैं। लेकिन जब गणितज्ञों को लगा कि भाई कोई ऐसा भी अंक बनाया जाए, अगर मान के चलिए कि आपके हाथ में एक भी पैसा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो कोई पैसे नहीं तो उसको भी गणितीय रूप में दर्शाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गणितज्ञों ने, उसके लिए उन्होंने 0 का खोज किया, जिससे हम कहते हैं कि भैया मेरे पास 0 रुपया है। 0 रुपये का मतलब क्या है कि एक भी रुपया मेरे पास नहीं है। तो गणितीय रूप में हम एक भी रुपया नहीं है उसको क्या कहेंगे कि मेरे पास 0 रुपया है। तो जब हम 0 को जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये मेरा हो जाता है पूर्ण संख्या। मान लीजिए कि आपको कहा जाए 1000 लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, बिना 0 के 1000 तो लिखा ही नहीं सकता है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये मेरा 1000 नहीं लिखा सकता है। 0 नहीं रहेगा तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक ही लिख सकते हैं। इससे आगे हम लिख ही नहीं सकते बिना 0 के। तो 0 का बहुत जरूरी है, 0 तो बहुत जरूरी था, इसलिए 0 का खोज करना पड़ा। और 0 जब आया तब देखिए ये मेरा संख्या क्या हो गया, पूरा हो गया। इसको हम 10,000 तक लिख सकते हैं, 20,000 तक लिख सकते हैं, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 नहीं रहता तो आप इसको नहीं लिख सकते। तो वहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 0 का निर्माण हुआ और ये 0 आके इसमें जुट गया, किसमें, नेचुरल नंबर में। जब 0 हम जोड़ देते हैं इसके पहले, तो ये मेरा हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, सम संख्या कह रहा है। सम संख्या क्या होता है जी, इसको हम इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या होता है वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। कौन कटता है 2 से, 2 4 6 8 10, ये सभी मेरे 2 के टेबल में है। ऐसे करते करते आप बहुत सारे संख्याएं ले सकते हैं। तो जो भी संख्या 2 से कट जाएगा वो मेरा हो जाएगा सम संख्या। मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या है 504, ये 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में देखिए ये 4 है। जिस भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहेगा वो मेरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके अंत में 4 है तो ये मेरा 2 से कट जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक और संख्या दे देता हूं। हम आपको कहेंगे कि आपको दिया जा रहा है यहाँ पे 5008, ये 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इसके अंत में 8 है। जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 रहेगा वो मेरा 2 के टेबल में कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा 2 के टेबल में कट जाएगा।
तो 2 के टेबल में कौन कौन कटेगा, जिसका अंत में 0, 2, 4 और 6 और 8 रहे। ठीक है जी। तो जो भी 2 के टेबल में कट जाएगा वो मेरा सम संख्या होगा। और उसी तरह ये देखिए विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा, जो 2 से नहीं कटे वो मेरा विषम संख्या होगा। तो फिर किस चीज से ये कटेगा, यहाँ देखिए विषम संख्या क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करते करते आप बहुत सारे संख्याएं ले सकते हैं। इसको भी आप अनंत तक ले सकते हैं। ये देखिए ये कोई भी 2 के टेबल में नहीं कटेगा, तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो मेरा हो जाएगा विषम संख्या, और जो 2 से कट जाएगा वो मेरा सम संख्या होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। विषम संख्या को हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब देखिए इसके नीचे क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ये मेरा पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए इसका पहले वाला लेटर तो आई है, लेकिन हम इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जेड फो होता है जहलेन। जहलेन का मतलब होता है गिनना। जहलेन एक जर्मन वर्ड होता है जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए जब भी इंटीजर कहीं भी आए तो आपको उसको जेड से डिनोट कर लेना है। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो हमने अभी अभी बनाया है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। यहाँ देखिए ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरा पूर्ण संख्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मेरे क्या हो जाएगा, इस साइड में यहाँ से अब जहाँ तक भी जाए, यहाँ तक आप कहीं भी जा सकते हैं, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस वाला है, -1, -2, -3 और -4, ये सभी मेरे माइनस वाले हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जहाँ तक जाए वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे जितना जगह है उतना ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला होता है वो मेरा होता है इंटीजर। ठीक है, और ये प्लस वाला है ये भी मेरा हो जाएगा इंटीजर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लस वाला भी इंटीजर होगा और ये माइनस वाला भी इंटीजर होगा। ये मेरा दोनों होगा इंटीजर। कौन सा इंटीजर होगा, यहाँ देखिए ये प्लस वाला है, तो जो प्लस वाला होगा वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये प्लस वाला है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये माइनस वाला है तो ये मेरा निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते सो ऑन। उसी तरह ये देखिए +1, +2, +3, +4, ऐसे करते करते सो ऑन, आप जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, पूर्णांक संख्या। ये मेरा पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा जी, ये -1 और क्या हो जाएगा, चलिए -4 लिख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, यहाँ तक देखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, +1, +2 और +3, ऐसे करते करते आप अनंत तक ले सकते हैं संख्याएं। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, आप और भी इसको बढ़ा सकते हैं इधर तक। ठीक है, ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो ये मेरे क्या हो गया, ये मेरा इंटीजर हो गया। जो प्लस और माइनस दोनों को निर्देशित करता है वो मेरा इंटीजर होता है। और यहाँ तक ये प्लस वाला है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ तक ये प्लस वाला जाएगा वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और जहाँ तक ये माइनस वाला जाएगा वो मेरा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो जाएगा मेरा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये प्लस वाला हो जाएगा मेरा धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक भी लिखेंगे सेम लाइक डैट। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव क्या होता है, धनात्मक होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, और इंटीजर की बात हो रही है तो ये मेरा हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, हमारे पास दो पूर्णांक आ गए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। दो इंटीजर हमें प्राप्त हो गया, दो ही इंटीजर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो 0 है ये क्या है, ये तो है मेरा निगेटिव इंटीजर, ये है पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये वाला जो 0 है ये मेरा क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये मेरा माइनस वाला इंटीजर है, मतलब ऋणात्मक वाला इंटीजर भी नहीं है और ना ही ये धनात्मक वाला इंटीजर है। तो फिर क्या है, ये मेरा क्या है, 0 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, होल नंबर। यहाँ तक तो हमने इसको समझ लिया। अब आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, उसी को मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। यहाँ देखिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिए अब हम समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है जी, भाज्य संख्या क्या होता है, शायद आप इससे पहले भी परिचित होंगे। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे यहाँ ये कोई उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ देखिए ये मेरा 4 है। 4 क्या है जी, 4 मेरा 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये देखिए 4 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। क्या कट रहा है, 4 स्वयं और 1 के अलावा एक और संख्या से यहाँ पे भाग लग रहा है। तो जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा
किसी और संख्या से कट जाए या भाग लग जाए उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो संख्या, ये देखिए 4 है, ये भी 4 है, तो जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो वो मेरा हो जाता है भाज्य संख्या। एक और उदाहरण लेके समझते हैं। यहाँ देखिए, सपोज करिए हमारे पास कि 8 है ये मेरा। ठीक है, अब ये देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, इतना से कट जाएगा। ये मेरा 8 है जो, तो ये देखिए ये जो 8 है ये स्वयं से कट रहा है, स्वयं मतलब 8 से, 8 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो हमने क्या कहा अभी अभी आपको कि वैसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा, ये देखिए 8 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है और उसके अलावा 2 और संख्या से कट रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए वो मेरा हो जाता है भाज्य संख्या। ठीक है जी, यह है मेरा भाज्य संख्या। उसी तरह यहाँ देखिए ये 500 है, ये भी मेरा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये देखिए ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, ये बहुत सारे अंकों से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, स्वयं और 1 के अलावा बहुत सारी संख्या से ये कट रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है जी, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा संख्या जो स्वयं और 1 से ही कटे, जो स्वयं और 1 से ही कटे। जैसे यहाँ देखिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं 2, तो 2 देखिए किससे किससे कटेगा, ये एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, बाकी किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि वैसा संख्या जो स्वयं से कटे, ये देखिए 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो वैसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ देखिए ये स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। और उदाहरण लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। मतलब क्या है कि 5 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे वो मेरा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, 7 है। 7 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक 7 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, स्वयं और 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, मतलब 7 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो वैसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ देखिए ये है मेरा 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। क्यों, यहाँ देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 1 ले लेंगे या फिर 2 ले लेंगे या फिर 3 ले लेंगे, ये देखिए एक तो इन दोनों में से कोई नहीं है, ना ही ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे कि एक मेरा क्या है। ठीक है, अब ये देखिए बात रहा इन दोनों का, तो 2 मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 मेरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या मेरा क्या होता है, 2 होता है। इसको आप याद रखेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा जी, 2 हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए ये जो 3 है ये किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो इसमें आ गया। जो स्वयं और 1 से कटे वो मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए ये कह रहा है सह-अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ आइए इसको भी देख लेते हैं। सह-अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम केवल 1 हो। आइए कोई दो संख्या लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई दो संख्या है 2 और 3, इनका महत्तम निकालेंगे 2 और 3 का, तो ये किससे कटेगा। आइए 2 का महत्तम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 1, 3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। देखिए तो ये दो संख्या था जिसका एचसीएफ मेरा 1 आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, सह-अभाज्य संख्या। मतलब कोई भी ऐसा दो संख्या जिसका एचसीएफ हम निकाले तो 1 आए, वो मेरा हो जाएगा सह-अभाज्य संख्या। जैसे 7, 6, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 7 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 1, 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1। देखिए दोनों में 1 मिल रहा है, तो जो मिलता है वही मेरा एचसीएफ हो जाता है।
ठीक है, तो क्या हो गया, ये मेरा एक कैंसर हो गया। तो मतलब वैसी दो संख्या जिसका महत्तम क्या हो, एक हो, वो मेरा हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, ये सहअभाज्य भी हो गया। अब आइए, ये हमने जितना भी पढ़ा है ना अभी ऊपर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और ये क्या है, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सभी संख्याएं मेरे होते हैं परिमेय संख्या। ये सभी को मिला देंगे तो मेरा परिमेय हो जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं परिमेय क्या होता है। जो भी हमने अभी संख्या पढ़ा है उन सभी संख्याओं को हम मिलाएंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू का रूप का हो। p बाई क्यू का मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो। p बाई क्यू का मतलब हुआ अंश और बटा हर के रूप में। तो जो संख्या अंश बाई हर के रूप में होगा, आप यहाँ p बाई क्यू की जगह दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, a बाई बी लिख सकते हैं, m बाई एन लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका जो भी मन करे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होगा, वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और जहां ये जो p और q है वो मेरा पूर्णांक हो। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक होगा तभी जाके ये मेरा शर्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक शर्त क्या है, इसका होना चाहिए p बाई क्यू के रूप में, और इसको होना चाहिए, दूसरा शर्त क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा शर्त है कि q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ये जो मेरा नीचे q आता है ना, ये वाला नीचे वाला, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे आइए कोई उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, आप ले लीजिए एक से लेकर आप जितना आगे चले जाइए वो सभी मेरा क्या हो जाएगा, अनंत तक आप जा सकते हैं, वो सभी मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। एक से लेकर आप 1000, 2000, 20000, 30000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जा सकते हैं, वो सभी मेरे हो जाएंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं इजिली, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ऊपर वाला क्या हो गया, p हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, q हो गया। p बाई क्यू का रूप का हो गया, ये मेरा एक शर्त तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा शर्त देखते हैं, दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, पूर्णांक होना चाहिए। ये देखिए, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव इंटेजर और एक नेगेटिव इंटेजर। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव इंटेजर है, तो ये देखिए पूर्णांक भी हो गया, दोनों दोनों पूर्णांक भी है और दोनों p बाई क्यू के रूप का भी है। अब एक और शर्त कह रहा है कि q नहीं होना चाहिए जीरो का रूप का। ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। देखिए q जीरो नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। उसी तरह ये भी हो जाएगा, क्या कहेगा, यहाँ देखिए कह रहा है कि p बाई क्यू का रूप का होना चाहिए। पहला क्या है शर्त, p बाई क्यू का होना चाहिए। तो देखिए p बाई क्यू, ऊपर वाला p, नीचे वाला q और बटे के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है। पहला शर्त कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त क्या है, उसको पूर्णांक होना चाहिए। ये देखिए, 2 और 1, ये दोनों प्लस में है, कुछ नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो पूर्णांक भी हो गया। और क्या कह रहा है, q जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला q होता है, यहाँ देख सकते हैं, तो q कभी भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ q जीरो नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर आप q को जीरो रख देते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2/0, तो ये ऊपर वाला मेरा क्या है, p है, नीचे वाला क्या है, q है। यहाँ देखिए आपने q को जीरो रख दिया, तो ये मेरा सही नहीं है, क्योंकि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, और अपरिभाषित ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है, ये दोनों में से कोई संख्या नहीं है। तो ये मेरा संख्या ना तो परिमेय होगा और ना ही अपरिमेय होगा। ठीक है, कभी भी हमें q को जीरो के बराबर में नहीं लेना है, q मेरा जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो q को हम कभी भी जीरो नहीं लेंगे, तो हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए, हम 4/5 ले लेते हैं, ये मेरा परिमेय संख्या है, चूंकि ये p बाई क्यू के रूप में है। पहला शर्त कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया शर्त। तीसरा शर्त क्या कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, q कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये p है, ये q है, q जीरो नहीं है, तो मतलब क्या, ये तीनों शर्त को सेटिस्फाइड कर गया, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास कोई और उदाहरण है, ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया 5। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए p बाई क्यू के रूप में है और p बाई क्यू के रूप में तो है ही। और यहाँ देखिए, इसको पूर्णांक भी होना जरूरी है, कोई भी पूर्णांक हो, पॉजिटिव पूर्णांक हो या फिर निगेटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, होना जरूरी है। ये देखिए, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों तो इंटीजर है। कह रहा है पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है, तो ये भी भाई सेटिस्फाइड हो गया दूसरा शर्त। तीसरा शर्त में क्या होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो, ये मेरा जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए,
यहाँ पे मेरा 0 नहीं है तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, मेरा तीनों शर्त सेटिस्फाइड हो गया। तो मतलब क्या है कि ये मेरा परिमेय संख्या है। अब आइए हम अपरिमेय संख्याओं को जानते हैं। ये देखिए, ये मेरा अपरिमेय संख्या, अब इसको भी जानेंगे क्या होता है अपरिमेय संख्या। ये मेरा परिमेय संख्या था, ये p बटा q का रूप का है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में ना हो। इसका उल्टा होता है, परिमेय संख्या का उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये क्या था, वैसा संख्या जो p बाई q के रूप में हो वो मेरा परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा वैसा संख्या जो p बाई q के रूप में ना हो। जैसे यहाँ देखिए, ये a बाई बी था, p बाई q था, m बाई n था, बटे के रूप में था, लेकिन ये मेरा बटे के रूप में नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया मेरा √3, इसके नीचे आप 1 नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये p और q क्या था, मेरा पूर्णांक था। तो यहाँ देखिए ये पूर्णांक नहीं है, ये मेरा पूर्णांक नहीं है, इसके नीचे आप 1 नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये पूर्णांक नहीं है। जैसा कि आपको अभी हमने यहाँ पे बताया था, ये देखिए ये है मेरा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था, कहीं भी यहाँ पे रूट नहीं है, कहीं भी रूट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट आ गया है, ये देखिए। तो ये जो रूट है ये मेरा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये रूट के अंदर है। पूर्णांक कभी भी रूट के अंदर नहीं आता है, तो ये रूट के अंदर है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप का होना चाहिए, और p और q पूर्णांक होना चाहिए। ये देखिए p बाई क्यू का रूप का तो हो गया, हमने इसके नीचे 1 दे दिया, तो ये p बाई क्यू का रूप का हो गया। लेकिन दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि p और q को पूर्णांक होना चाहिए। ये देखिए दोनों पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला तो पूर्णांक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए इसके पहले भी हम दे देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, लेकिन ये रूट में है, इंटीजर कभी भी रूट में नहीं आता है, इसलिए हम इसके नीचे 1 नहीं दे सकते हैं। ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है दूसरे नियम को, और तीसरा नियम को तो सेटिस्फाइड कर पा रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये दूसरे वाले को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो मेरा 3 शर्त है, इन तीनों शर्तों को मेरा सेटिस्फाइड करना जरूरी है। तो ये एक शर्त को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह और लेते हैं, यहाँ देखिए ये मेरा √2 है, इसके नीचे भी हम 1 नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये रूट के अंदर है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे 1 नहीं दे सकते हैं, ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी संख्या आता है जो ऐसे चलते रहता है, जो कभी भी नहीं करता है, वो मेरा अपरिमेय होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे संख्या आ जाए 2.4 और ये मेरा कट गया, देखिए 2.4 पे जाके रुक गया, मतलब ये क्या है कि कट गया। तो जो कट जाएगा ना वो मेरा परिमेय हो जाएगा, और जो ऐसे ऐसे चलता रहे वो मेरा अपरिमेय होगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे डीपली कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को, और क्या क्या प्रयोग करेंगे हम परिमेय और अपरिमेय में, और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ये तो हमने ऊपर ही ऊपर समझा है परिमेय और अपरिमेय को, कल हम समझेंगे इसको डीपली। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।